अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आरजू जी। आपके सभी दर्शकों को मेरा सलाम, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, वनक्कम, गुड इवनिंग। बड़ा थैंक अच्छा यू। लगा आपसे जाके। सेम हेयर सर। सर आपसे आज हम समझना चाह रहे थे, आज बड़ी एक आपके यहाँ टीवी चैनल पे न्यूज़ चल रही थी, बल्कि उसकी वजह से एक दो डिबेट्स भी नहीं हुई क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई थी कांग्रेस की। और बताया ये जा रहा है कि शायद 24 या 26 के करीब बताया जा रहा है कि पार्टीज जो हैं वो मिलकर उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई है या ग्रुप बनाया है, इंडिया मतलब उसका बनता है। और ये कि 2024 में जो इलेक्शंस होंगे उसके लिए तैयारी है। और कहा यह जा रहा है कि आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को टफ टाइम दिया जाएगा। क्या वाकई आपको लगता है कि इस तरह से ग्रुप बनाकर क्या एक नई तैयारी के साथ अगर ये मैदान में आएंगे तो क्या बीजेपी को या मोदी जी को कोई टफ टाइम मिलेगा? क्योंकि बीच में हमने देखा कि कुछ इलेक्शंस आपके यहाँ हो रहे थे, उसके रिजल्ट्स जो आए थे वो भी बीजेपी के हक में नहीं थे। लेकिन उसके लिए मुझे कई लोगों ने कहा कि उन इलेक्शंस का जो है वो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो सर कैसे देख रहे हैं आप इस ग्रुप को? देखिए, सबसे पहले तो आपके जितने दर्शक हैं उनको मैं ये बता दूं कि जो इंडिया है, जो कि ये जो 26 पार्टियों का अलायंस है, उन्होंने अपने हम्म। अलायंस का नाम, जैसे पहले यूपीए और एनडीए होता था, हम्म। इस बार उसको इंडिया नाम दिया है। और इंडिया का मतलब है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ऑलराइट, हम्म। तो ये है इंडिया। यानी कि पहले यूपीए था, आपका प्रोग्रेसिव यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, एनडीए है आपका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो उस तरीके से अब इन्होंने इंडिया बनाया। देखिए, ये जो 26 पार्टियां आई हैं, इनमें से कुछ पार्टियां जो हैं वो जो साउथ इंडियन की हैं, कुछ पार्टियां आपको वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया यानी बिहार विहार से हैं, और कुछ पार्टियां जो हैं वो छोटी छोटी दल है जिनका बहुत सिग्निफिकेंट वो नहीं है। अब अगर आप देखें कि जब भी कोई बड़ी पार्टी होती है, जब भी कोई एक प्री पोल या पोस्ट पोल अलायंस होता है, प्री पोल अलायंस की बात कर लें, तो वो तभी सक्सेसफुल होगा ना जब उसमें एक पार्टी वो सबसे बड़ी पार्टी है जो सबको एक साथ समेट सके। कांग्रेस एक समय वो रोल कर सकती थी जब उसके 150-200 के आसपास सीट आया करती थी। आज कांग्रेस खुद एक बहुत ही जिसे कह लीजिए सोचनीय परिस्थिति में 52 या 53 उनके टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है करंट पार्लियामेंट में। ये जो अलायंस है, इसका कोई आप समझ लीजिए, मैं कहूंगा जमीनी स्तर से कोई सच्चाई नहीं है। ये मोदी को और स्ट्रांग ही बनाएगा। पीएम मोदी की, चूंकि एक तो इन्होंने पीएम मोदी को अटैक करने के लिए उन्हीं की स्टाइल चुनी है। ये पीएम मोदी है, ये जो एक्रोनिम की पूरी पॉलिटिक्स शुरू करने वाले पीएम मोदी हैं। अमेरिका गए, बोले कि देयर आर टू एआईज व्हिच आर बेस्ट इन द वर्ल्ड, वन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेकंड इज अमेरिकन इंडियन पार्टनरशिप। ये एआई हो गई। तो वो ये जो एक्रोनिम का बड़ा फनी सा एक जिसे कह लीजिए एक सटायर टाइप से वो यूज करते हैं, ये उनकी देन है। अब उन्हीं की टेकिंग अ क्यू फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, और उनके आधार पे आप ये इंडिया अपनी अपनी अलायंस का नाम रख रहे हो। इस अलायंस का कितना वोट शेयर है, ये लोग इस आधार पे चल रहे हैं कि पर्टिकुलर पार्टी के पास 10% वोट शेयर है, किसी के पास 5% वोट शेयर है, किसी के पास 6% है। ये जुड़ जाएंगे तो टोटल मिलकर के ये 36-35% या 40% वोट शेयर हो जाएगा, और हम जो है मोदी जी को चैलेंज कर देंगे। भाई बात ऐसी नहीं है। हालांकि अभी कर्नाटक में जो चुनाव हुआ उसमें मोदी जो बीजेपी थी वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। मतलब बीजेपी को 66 सीट आई और आपको कांग्रेस को आई 135 सीट। ठीक है ना, टोटल वहां पे 224 सीटें थी। राइट, लेकिन अगर आप ये देखें कि बीजेपी को वोट परसेंटेज कितना था, वो तो 36। तो हम्म। आप बीजेपी अपना वोट परसेंटेज वहां पे मैनेज करके रखी हुई है, कोई बहुत ज्यादा नीचे नहीं चली गई है। तो पॉइंट ये है कि एक तो था कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उससे फटीक था, करप्शन का फटीक था, और लोगों ने मोदी से फटीक नहीं था। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए, हमारे यहाँ राजस्थान का जो इलेक्शन हुआ था, उस राजस्थान इलेक्शन में अभी 4 या 5 साल, 3 या 4 साल पहले हुआ था, उसका बड़ा अच्छा लोगों ने वो दिया था। जो कह लीजिए स्लोगन, उस इलेक्शन का स्लोगन था बीजेपी के अगेंस्ट में
कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। यानी कि वसुंधरा जी आपकी तो गवर्नमेंट गई, लेकिन मोदी जी आप आएंगे, और हुआ भी वही। राजस्थान में हरा दिया लोगों ने बीजेपी को, लेकिन उसी राजस्थान में मोदी जी को 100% सीट आई, 100%, मतलब मेरे ख्याल से 25 या 26 सीट है, 25 में से 25 लेकर के आ गए भाई वो। तो ये जो अगर इम्पेटस कोई सोच रहा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में हरा करके बीजेपी को वो हरा देंगे, तो मुश्किल है। देखिए बीजेपी अभी नहीं लड़ रही है चुनाव, चुनाव लड़ते हैं मोदी जी। मोदी जी की कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है, अब पूरा इंडिया उनको प्राइम मिनिस्टर के रूप में मानता है भाई। अगर कोई एक बहुत बड़ा फॉलोअर है कांग्रेस का, तो भी वो जाकर के कहता है यार प्राइम मिनिस्टर तो मोदी बनना चाहिए। इनके पास समस्या ये है कि ये जो अलायंस है, इस अलायंस में एक तो कोई लीडर नहीं है, सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अगर ये मान लीजिए अलायंस गलती से जीत भी गया, तो ये इतना अनस्टेबल होगा, इतना अनस्टेबल होगा, क्योंकि कांग्रेस चाहेगी कि हम प्राइम मिनिस्टर बनाएं, अपना कैंडिडेट राहुल गांधी जी को बनाएं। नीतीश कुमार जी को पता है उनकी उम्र खत्म हो गई है, वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। ममता दीदी भी वेस्ट बंगाल में चीफ मिनिस्टरशिप कर करके थक गई है, वो भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हैं। और सबसे मजे की बात है कि क्या कांग्रेस अपनी सीटें छोड़ेगी? चूंकि टीएमसी कह रही है तुम बंगाल मत आओ, समाजवादी पार्टी कह रहे हैं तुम यूपी मत आओ। यूपी में 80 सीटें हैं, कांग्रेस अगर 80 सीट न लड़े, समाजवादी पार्टी को छोड़ दे, तो कांग्रेस का तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हालांकि है भी उनके पास यूपी से पिछली बार सिर्फ एक सीट आई थी, वो भी श्रीमती सोनिया गांधी जी की थी। तो पॉइंट ये है कि ये अलायंस का ये सिर्फ फोटो मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज कोई भी रीजनल पार्टी कांग्रेस को वो लीड देने के लिए नहीं तैयार है, वो नहीं छोड़ेंगे कांग्रेस के लिए एक भी सीट। क्या सपा तैयार हो जाएगी कि यूपी में हम कांग्रेस को सीट छोड़ दें? उन्होंने किया था पिछली बार, राहुल जी ने और अखिलेश जी ने अलायंस किया था, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। बीजेपी फिर भी आपका 50-55 सीट लेकर के आ गई थी, या 60 सीट लेकर के आ गई थी 2019 के चुनाव में। सो इसका कोई वो नहीं है। आई डोंट थिंक कि इस जो अपोजिशन में कोई दम है मोदी जी के लिए। अपोजिशन होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन फिलहाल इससे मुझे कोई बहुत उम्मीदें नहीं लगती। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर वैसे तो हमने देखा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट या मोदी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत स्ट्रांग रहे, चाहे वो इस्लामिक कंट्रीज के साथ उनके रिलेशंस हों, चाहे इकोनॉमी को लेकर, लेकिन और चाहे वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रही हो। लेकिन अपोजिशन जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री में। लेकिन स्ट्रॉन्ग अपोजिशन अगर हो, आप क्या हो, चाहे पाकिस्तान हो, खैर पाकिस्तान की हम बात नहीं करें, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में भी अपोजिशन हमेशा बहुत कमजोर दिखी है। और यही हमने हिंदुस्तान में देखा कि बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो बहुत स्ट्रांग जा रही है। और आ, 2 बार जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें, उससे पहले जो है वो कांग्रेस का पहले बड़ा नाम होता था, लेकिन ये बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि इसकी हालत या कहिए कि कंडीशन जो है या उनका जो स्टेटस है बहुत कमजोर से कमजोर होता चला जा रहा है। उसकी क्या वजह हो सकती है? क्या खानदानी पॉलिटिक्स चल रही है इस वजह से कि पार्टी में कोई और नहीं है जिसको सामने लाया जाए? वही जो हमारे यहाँ चलती है, नवाज शरीफ नहीं होंगे तो शहबाज शरीफ होंगे, वो नहीं होंगे तो मरियम नवाज होंगे। क्या ये रीजन है इसका कांग्रेस के इस तरह फेलियर होने का? कांग्रेस के फेलियर का 4 रीजन है जो मुझे लगता है। हम्म। सबसे पहले कि कांग्रेस ने जमीनी स्तर पे हो रहे भारत के अंदर के बदलाव को नहीं समझा। वो हम्म। वो वही बात बार बार करते रहे जो वो बात पिछले 70 साल से कर रहे थे कि भारत जो है वो क्या कोई पर्टिकुलर आइडेंटिटी नहीं है, ये फूलों का गुलदस्ता है, और ये और वो और सब हम्म। मतलब एक समान है, और इस तरीके की बातें कर रहे थे। जिस और एक उनका सॉफ्ट कोर था इस्लाम के प्रति। तो वो जो था वो लोगों ने धीरे धीरे लोगों में उसको लेके फटीग आने लगी। जैसे आप देखें 1956 का कोड बिल आता है हिंदू के लिए, लेकिन मुसलमानों के लिए शरीयत अलाउ कर दी जाती है। तो यानी कि हिंदू को कह दिया गया कि तुम एक शादी करोगे और दूसरी शादी की तो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे, तुम्हें जेल में डाल देंगे। उसके लिए पॉलीगेमी को इन्होंने ऑफेंस बना दिया, क्राइम बना दिया। लेकिन मुसलमानों को एट द सेम टाइम उन्होंने कहा नहीं आप 4 शादी कर लो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सो दे हैव ऑलवेज ट्रीटेड द मेजॉरिटी कम्युनिटी विद अटर डिसरिगार्ड। और मेजॉरिटी कम्युनिटी ये भी था कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी इन द सेंस ऑफ हिंदू मुसलमान बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मुसलमान जो एक फिलॉसफी है उसमें आपको मेजॉरिटी और माइनॉरिटी करना पड़ता है। हालांकि इंडिया में कोई मेजॉरिटी माइनॉरिटी है नहीं, सब इंडियन है क्योंकि सबको सेम अधिकार प्राप्त है। तो एक पॉइंट ये था कि उन्होंने ना भारत की जो 70 साल के बाद का नया भारत बन रहा था, जो नई जनरेशन आ रही थी, उसके अंदर अपने आप को लेके कॉन्फिडेंस था, वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर के और ज्यादा से ज्यादा
कॉन्फिडेंट होती जा रही थी। एक समय था कि लोग शादियों में सूट पहन के शादी करते थे, आज आपको शादियों में लोग धोती कुर्ते में शादी करके वो शादी करते मिलेंगे। वो पहनते हैं, वो अपने आपको जो शादियों में जो लोग अपना पोशाक पहन के आएंगे वो एथनिक वियर्स पहनते हैं और बड़े धड़ल्ले से पहनते हैं। अब उनको कोई शर्म नहीं है, आप समझ रही हैं। तो पहला तो कांग्रेस कुड नॉट गेज जो भारत की मानसिकता है, वो इसको अभी भी ये कहते हैं कि ये मार्केटिंग है, ये पैसे का खेल है। वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि लोग चेंज हो गए हैं, लोग अपने आप को दूसरे तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा, कांग्रेस एक्सट्रीम लेफ्ट पे चली गई। जो आप वो लेफ्ट टू सेंटर हो सकते थे और जो थोड़ा सा मिडिल अप्रोच लेकर के चल सकते थे, वो उन्होंने नहीं किया। राहुल गांधी जी के लीडरशिप में जो कांग्रेस पार्टी है वो एकदम लेफ्टिस्ट विचारधारा है उनकी, उनको इस्लामिक सॉफ्ट कॉर्नर है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कोई भी अगर इंसिडेंट ऐसा होता है जिसमें कोई विक्टिम या इंसिडेंट मुसलमान के अगेंस्ट हो, तो आपको वहां पे कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बहुत तेजी से आवाज उठाते हुए दिखाई देगी। लेकिन वैसा ही सिमिलर इंसिडेंट यदि किसी हिंदू के साथ हो जाए तो वो वैसा आवाज उठाते हुए नहीं दिखते हैं। तो ये एक नोशन चला गया है लोगों के अंदर कि कांग्रेस जो है वो एक तरीके से प्रो इस्लामिक पार्टी है। ये हो ना हो वो एक अलग बात है, मगर ये नोशन तो चला ही गया है लोगों में। हालांकि राहुल गांधी जी ऐसे बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े प्रोग्रेसिव इंसान हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। और तीसरी जो उनसे गलती हो रही है कि वो अपने घटते कद का रियलाइजेशन नहीं करना चाहते। जो रीजनल पार्टी का जो चुनाव में देखिए, एक समय था कि हमारे यहाँ कोलिशन गवर्नमेंट का 2014 तक लोग समझते थे कि अब इंडिया में आने वाले 100 साल तक कोलिशन गवर्नमेंट रहेगा, क्योंकि इतनी फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है इंडियन लोगों की कि अब यहाँ पे कोई भी पार्टी अपने दम पे 272 सीटें नहीं ला पाएगी। अच्छा, 2026 के बाद तो ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ 2026 में वो होगा डिलिमिटेशन। क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीटें 542 है वो 1971 के सेंसस के आधार पे है। यानी 1971 में जो भारत की पॉपुलेशन थी उसके आधार पे जो है वो आपको 542 सीटें हैं। जब 2026 की जो जनसंख्या के आधार पे हमारे यहाँ डिलिमिटेशन होगा तो नंबर ऑफ जो पार्लियामेंट्री सीट है वो बढ़ जाएंगी। उसमें तो ये और भी रोचक होगा कि अब ये जो क्या नाम है, कांग्रेस अपने आप को कैसे पोजीशन करती है। तो कांग्रेस की ये जो दिक्कत रही ना कि रीजनल पार्टी का जो उदय होता गया, वो रीजनल पार्टी के फोर्स को समझ नहीं पाई। तो अब वो क्या कह रही हैं कि हम आपके साथ अलायंस करना चाहते हैं। इस अलायंस को हम कैसे समझे? टीएमसी जो है वो कांग्रेस से निकल के ममता जी ने अपनी पार्टी बनाई, एनसीपी कांग्रेस से निकल करके उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, शरद पवार जी ने। सपा अपनी पार्टी अलग चलाती है, बसपा अपनी पार्टी अलग चलाती है। अब अगर आप अलायंस करना चाहते हैं तो क्या सपा जो है सीट छोड़ने को तैयार होगी? क्या नाम है, उत्तर प्रदेश में कितनी सीट दे देगी वो? 40 सीट कांग्रेस को देने को तैयार होगी। कांग्रेस की पिछली बार यूपी में 1 सीट आई थी और 6% से भी कम उनका वोट परसेंटेज है। तो अलायंस का पोडियम पे दिखना, हाथ बांध देना, वो एक अलग चीज है। अभी एक दिन पहले तक केजरीवाल जी के साथ इन लोग की जम नहीं रही थी, क्योंकि केजरीवाल जी चाहते थे कि दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में जो गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस लाया है टू टर्न ओवर द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन द गवर्नेंस ऑफ दिल्ली, वो कहते उस पर आप हमारा साथ दीजिए। और कांग्रेस कर रही थी, हम नहीं दे रहे थे, हम नहीं देंगे, क्योंकि कांग्रेस की जो दिल्ली यूनिट की पार्टी के मेंबर्स है वो ये बताते हैं यार कि ये आपका जो उदय हुआ है वो हमारा वोट शेयर खा के वो बने हैं। तो जो लोकल यूनिट है उनमें वो नहीं चाहते कि आपके साथ हमारा वो कोई अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उनको पता है कि आप फिर से हमारा वोट शेयर खा जाएगी। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, इतना इजी नहीं है जितना न्यूज चैनल में सुनाई दे रहा है, बिकॉज जो ग्राउंड रियलिटीज है वो बहुत वो अलग है। लास्ट प्रॉब्लम कि उनके पास कोई फेस नहीं है, कोई फेस नहीं। और मोदी के जैसा स्ट्रॉन्ग फेस को आप क्या कह के लोगों से कहोगे मोदी को हराओ? क्यों? मॉर्निंग कंसल्टेंट का हर वीक आता है कि मोदी का जो पॉपुलैरिटी है वो साला 72, 70, 80 इसके आसपास रहता है। तो जब द मैन इज रिफ्यूजिंग टू स्लो डाउन, भाई उसकी जो वो है, क्या नाम है, प्रसिद्धि है, वो बढ़ती जा रही है। उसके बाद चलिए बाकी बाद में बात करेंगे। आप अगला प्रश्न। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर इसी में अगर हम दूसरा रुख देखें इसका, प्राइम मिनिस्टर मोदी का, तो क्या वजह है कि वो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई इसके बावजूद के तरह तरह के आपके यहाँ स्कैंडल्स बने या इश्यूज आए सामने? जैसे कभी हिजाब का आ गया, कभी मुस्लिम्स को कोई प्रॉब्लम है,
कभी कोई और चीज लेकर जो है बहुत बार जो है क्रिटिसाइज भी किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी को। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो, सब जगह पे जिस तरह का उनको वेलकम दिया गया है इन कंट्रीज में जहां उन्होंने विजिट्स किए, उसकी क्या रीजन हो सकती है? इसलिए कि यहाँ तो बड़ा शोर मचाते हैं ना लोग पाकिस्तान में भी कि जी देखो जी वहाँ मुस्लिम्स के साथ ये हो रहा है तो वो हो रहा है। लेकिन आपके यहाँ पाकिस्तान को छोड़ भी देंगे, चले हमारी तो आदत है कोई भी आएगा हमने तो कुछ ना कुछ कहना ही है, लेकिन जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो भी कुछ ना कुछ नाराजगी दिखाते हैं, और जैसे जो अपोजिशन है वो भी शोर करती रहती है, लेकिन मोदी जी को हमने सिर्फ आगे बढ़ता हुआ देखा। तो सर उनका क्या सीक्रेट है कि वो इतने सक्सेसफुली सारी कंट्रीज को, चाहे वो इस्लामिक हो चाहे ना हो, वो सब उन्हें अवार्ड्स दे रहे हैं, सब उनकी वाह वाह कर रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसकी शुरुआत मोदी जी से तो नहीं होती ना। भारत का लोग मोदी जी में वो देख रहा है और सुन रहा है जो वो पिछले 700 साल से नहीं सुन पा रहा था। हमारे पास पहले बाहर के लोग आए, उन्होंने कहा तुम्हें तो भगवान का कंसेप्ट नहीं है, तुम मूर्ति पूजा करने वाले लोग हो, तुम पेगन हो, तुम फलाना हो, तुम ढिमकाना हो। तो उन्होंने हमें उस नाम पे पहले भैया हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करा, हमारी जमीनों पे कब्जा करा, फिर हमको लड़ना पड़ा। खाली हमको गालियां सुनने पड़ा कि यहाँ पे ये लोग अनटचेबल को करते थे, इनका औरतों को साड़ी पहनने का वो जो ब्राह्मण था वो हक नहीं देता। अजीब अजीब सी कंस्ट्रक्टेड स्टोरी, ठीक है ना, जिसकी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जात पात नहीं था या छुआछूत नहीं था, मगर एक्सट्रीम पे नहीं था। और इसका सीधा सा एग्जाम्पल ये है कि पाकिस्तान में जो आज हिंदू कम्युनिटी रह रही है वो कोई बड़ी हाई कास्ट ब्राह्मण कम्युनिटी नहीं है, वो लो कास्ट हिंदू है। क्यों नहीं कन्वर्ट हो जाते? वो तो तुरंत कन्वर्ट हो जाए भाई। अगर इतना ही उनको इस्लाम में अगर मान लीजिए एक रिफ्यूज मिला था तो सारे पाकिस्तानी आज स्वेच्छा से मुस्लिम कन्वर्ट हो जाते। और भारत के भी जितने SC ST ये जो शेड्यूल कास्ट थे वो जाकर के बन जाते तुरंत मुसलमान। वो क्यों नहीं बन रहे? तो पॉइंट ये है कि ये जो एक 700 साल से हमें पहले धर्म के नाम पे हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी फिलॉसफी, हमारी रिलीजियस बिलीफ, हमारे ट्रेडिशन कल्चर का मजाक उड़ाया। फिर उसके बाद पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म हुआ। कार्ल मार्क्स जैसे लोग आके कहने लगे कि ये लोग कभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते। क्यों? फिर वही इनका लाइफस्टाइल प्रिमिटिव है, ये तो गाय को पूजने वाले लोग हैं, ये तो पेड़ों पौधों की पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं, इनका तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं सकता। तो हमें 700 साल से 800 साल से सब ने हमें हमारी कमियां बताई। सब ने कहा ये किसी लायक लोग नहीं है, ये लोग इनकी लाइफस्टाइल प्रिमिटिव है, ये लोग घटिया लोग हैं, छोटे लोग हैं। कोई काफिर कह रहा था, कोई कह रहा था ये काले हैं, सब ने हमारे बारे में गलत लिखा। लेकिन हम चलते रहे, लड़े झगड़े मारे पीटे, जैसा भी हुआ हम अपनी आइडेंटिटी को बचाए रखे। 1945-47 के बाद हमें यह लगा कि अब हमारी आइडेंटिटी को निखार मिलेगा, लेकिन उसका उल्टा हुआ। हमें आजाद भारत में भी हमारी आइडेंटिटी को अभिशप्त बना दिया गया, हमारी हर चीज का मजाक उड़ाया गया, हमारे कल्चर का, हमारे ट्रेडिशन का, हमारे सोच का, हमारे खान पान का। हमको कहा गया कि कपड़ा हमको कोई मुगल सिखा गया है, और ताजमहल नहीं होता तो हम पता नहीं दुनिया को क्या दिखा देते, और हमारे पास कोई हमारे पास ऐसा आर्किटेक्चरल वो नहीं है। ये सब चीजें बताई गई हमारी किताबों में। हमारी किताबों में बताया गया कि औरंगजेब बड़ा अच्छा आदमी था, महाराज शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो बड़े खराब आदमी थे। पता नहीं क्या क्या बताया गया। उसके बाद आया एक आदमी जो ये कहा कि मैं भारत को टूटने नहीं दूंगा, भारत को मरने नहीं दूंगा। ये बात लोगों में रेजोनेंस की, क्योंकि वो शर्माते जरूर थे। जैसे राम राम है, हमारी ग्रीटिंग है राम राम, सदियों से, इस्लाम के आने से सदियों पहले राम राम है। लोग जय श्री राम कह के, आप पुरानी फिल्में देखें उसमें जय श्री राम करके ग्रीट करते थे। उसको ऐसा बना दिया कि अगर हम राम राम कह रहे हैं तो हम एंटी मुस्लिम हो गए, अगर हम राम राम कह रहे हैं तो हम एंटी मुस्लिम कैसे हुए भाई? हम किसी मुसलमान से उतना ही प्यार कर सकते हैं, राम राम हमारी ग्रीटिंग है। लेकिन चूंकि वो मुसलमान नहीं सुनना चाहता राम राम, तो हम भी राम राम नहीं कहें। भाई ये आपकी समस्या है, आप कह रहे हो। तो पॉइंट ये है कि हमें हमारी आइडेंटिटी ट्रेडिशन से दूर किया गया। भाई राम हिंदुस्तान की आइडेंटिटी का पार्ट है, तो हम जब राम राम कह रहे हैं। सर बहुत से मुस्लिम तो राम जी को मानते भी हैं, तो वो राम राम कहने में क्या हर्ज है? नहीं, ये हमारी साइक बना दी गई भाई कि अगर हम जय श्री राम बोल रहे हैं पब्लिक में, कोई मुसलमान है तो हम शर्मा जाते हैं। मैं शर्मा जाता हूँ कि क्या सोचेगा ये जय श्री राम कह रहा है। एक मुसलमान जो है 5 बार वो नमाज पढ़े, बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब कोई भगवान इबादत के लायक नहीं है, उसको शर्म नहीं आएगी या उसको हेजिटेशन नहीं। लेकिन हमारी मानसिकता ऐसी बना दी गई कि अगर 1-2 मुसलमान खड़े हो तो हम नमस्ते नहीं बोलेंगे, या हम हेलो बोलेंगे, या हाय बोलेंगे, या हम राम राम नहीं बोलेंगे।
इसको बताया ये सेक्युलरिज्म है। मुझे नहीं पता कि मैं जर्मनी में गया हूं और वहां के लोग अपनी ग्रीटिंग छोड़ करके किसी टर्क्स को खुश करने के लिए वो उसका अस्सलाम वालेकुम बोले, वहां नहीं बोलता कोई, वो अपनी ही ग्रीटिंग बोलते हैं। तो ये एक अजीब सी तो इसमें मोदी जी ने हमें हमारा प्राइड दिया। मोदी जी ने भरे मंच से कहा बोलो हर हर महादेव। मोदी जी ने भरे मन से कहा बोलो जय श्री राम। भाई जय श्री राम बोलने से हम एंटी मुस्लिम कैसे हो गए? हर हर महादेव बोलने से हम एंटी मुस्लिम को? भाई मैं मुसलमानों से बहुत प्यार करता हूँ। मेरा सबसे अच्छा दोस्त पाकिस्तान का था जर्मनी में। मैं आज भी मैं खुलेआम कहता हूँ मुसलमानों से भाई प्यार करता हूँ, कोई मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन मैं अब हर हर महादेव ना कहूँ। भाई हर हर महादेव कहने से मैं कैसे एंटी मुस्लिम? मैं जिस शहर का हूँ बनारस, उसकी पहचान है, उसको कहते हैं ये देवाधिदेव महादेव का शहर है। माता गंगा और भगवान शिव के बिना मेरी पहचान अधूरी है। हम लोग सवेरे भी जब मिलते हैं एक दूसरे को हर हर महादेव किए बिना बनारस में लोगों की ग्रीटिंग नहीं पूरी होती है। तो अब ये कैसे एंटी मुस्लिम हो गया, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये मोदी जी ने लोगों में विश्वास भरा। मोदी जी ने लोगों को कहा, पार्टी के मतलब मंच से कहा हर हर महादेव, और 370 खत्म। भारत को देखिए, भारत के लोग अपने भगवान को लेके उतना सेंसिटिव नहीं रहते हैं, मगर बहुत उनके अंदर विशाल हृदय है, वो चुप हो जाते हैं बेचारे। आप मंदिर तोड़ दिए ना, आप नहीं देखेंगे इसका रिएक्शन में कोई मस्जिद टूट रहा है हिंदुस्तान में, नहीं देखेंगे आप। अजमल कसाब आया, उसने गोली मारी, एक दंगा नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को पता था पाकिस्तानी है। नहीं करते हैं वो बेचारे। आप हिंदुस्तान में एक मस्जिद को तोड़ते हुए देखेंगे। आप क्या कहते हैं, बाबरी मस्जिद तोड़ दी, बाबरी मस्जिद तोड़ दी, झूठ बोलते हैं, पूरी बात नहीं बताते। मस्जिद को तो कहीं भी तोड़ा जा सकता है। एक मस्जिद बाबरी मस्जिद तोड़ी, वहीं 5 किलोमीटर दूर पे 5 एकड़ जमीन देके दोबारा बाबरी मस्जिद बनवाई है हमने। तो अगर तोड़ना तो तब होता है जब हम तोड़ के दोबारा नहीं बनाते, हम तो तोड़ के उसका खाली जगह चेंज किए। सो आप देखिए, ये ईश्वर को लेके बहुत भक्ति भाव रखते हैं, लेकिन वॉयलेंट नहीं होते, लेकिन धरती से अपने बहुत प्यार करते हैं। भारत का मतलब उसकी धरती। तो मोदी जी ने धरती से जुड़ा है। अब वो कहीं भी जाते हैं, संस्कृत का एक श्लोक बोल देते, लोग वही फैन जाएंगे। वो यूनाइटेड नेशन के मंच से तमिल में 2-3 वाक्य बोल देंगे, तमिलनाडु के लोग भी फैन। वो भारत को जोड़ के चलते हैं, वो भारत की बात करते हैं, वो हमारी बात करते हैं, वो हिंदी में जाके बोलते हैं। हमें गर्व की अनुभूति। यार मैं रहा हूं आरजू जी जर्मनी में, लोगों को देखने का तरीका मोदी ने बदल दिया था। मोदी की बात होती थी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे जो डीन थे पिछले ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में, वो ग्रीक थे। तो उन्होंने मुझे फोन किया, अभी कुछ दिन पहले ग्रीक्स में इलेक्शन खत्म हुए, तो उनके टीवी पे ना उनके फॉरेन मिनिस्टर का इंटरव्यू चल रहा था। तो उनके टीवी एंकर ने उनके ग्रीक फॉरेन मिनिस्टर से पूछा, आपको क्या लगता है इस समय दुनिया का बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर कौन है? उसने कहा दुनिया का बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर इस समय एस जयशंकर है, और एस जयशंकर को लाने वाले मोदी जी। द मैन नोज। उनके पास 303 एमपी थे, लेकिन एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को उन्होंने उठाया और फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। द मैन नोज एंड वैल्यूज किसको इंडिया पसंद है। मोदी का मतलब भारत, और मोदी से लोग इसीलिए प्यार करते हैं। ना अपने लिए कुछ करना है उनको। वो अब जो आदमी ये बोले कि मैं तो झोला उठाऊंगा चल दूंगा, या लोग ऐसे ही डर जाते कि नहीं भैया तुम मत जाना, क्योंकि जो बाकी लोग आएंगे वो हमारा ही झोला लेके चले जाएंगे। आप समझ रही? सो मोदी जो है वो भारत की बात कर रहे हैं। अपोजिशन है वो पता नहीं कौन कौन सी फिलॉसफी, आउटडेटेड फिलॉसफी की बातें कर रहा है, जो अब लोगों को समझ में नहीं आती। तो 100% कोई मोदी को वोट नहीं देगा, लेकिन 50-52% अगर मोदी जी वोट पा रहे हैं, तो अब तक अपोजिशन का कोई वो फ्यूचर नहीं दिखता। अपोजिशन को अपनी जो फिलॉसफी है वो चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर सिर्फ ये बात नहीं है कि आपके यहाँ लोग बहुत फैन है मोदी जी के, पाकिस्तान में भी बहुत लोग ऐसे अब हो गए जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के फैन हैं, और यहाँ तक कि इमरान खान भी कई बार उनके एग्जांपल्स भी दे चुके हैं, करप्शन के ऊपर भी, तोशा खाना के ऊपर भी। उनकी वो वीडियो बड़ी वायरल है पाकिस्तान में, जिनमें उन्होंने कहा था कि तोशा खाना के गिफ्ट्स उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए जो है उनको यूज किया था। बिल्कुल। तो लोग बहुत इम्प्रेस हैं, लोग बहुत मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मोदी जी की, और हम भी चाहते हैं कि उन जैसा लीडर कोई पाकिस्तान में भी, और स्पेशली उनके जैसा और डॉक्टर जयशंकर जैसा, ताकि हम भी थोड़ा सा जो है वो हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में भी कुछ चीजें जो है वो बेहतर हो सके। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। आरजू जी जी, होगा नहीं आपके यहाँ। आपके यहाँ मोदी है, आपके यहाँ के मोदी का नाम इमरान खान है। मोदी अपनी जमीन की बात करता है, अपनी कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री की बात करता है। इमरान खान भी अपनी जमीन, अपनी ट्रेडिशन, अपनी कल्चर जो वो समझते हैं। इमरान खान समझते हैं अर्तुगरल उनका हिस्ट्री है, तो वो अर्तुगरल बना रहे हैं आपको। आपको मोदी कभी नहीं मिलेगा। आपको मोदी तब मिलेगा जिस दिन आप पाकिस्तान की संस्कृति मोहनजोदाड़ो से जोड़ेंगी,
जिस दिन आप बिल्कुल। तक्षशिला के ऊपर प्राउड कहेंगे कि हमारे पास दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। हम्म। अदरवाइज आपको मोदी मिल चुके हैं, 3.5 साल नहीं चले आपके मोदी साहब। हमारे मोदी साहब 14 साल चल रहे। भाई हमारे मोदी जी ने कहा राम राज्य लाएंगे, आपके मोदी जी ने कहा कि मदीना नहीं सर, रियासत। सर ये आप बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। आप इमरान खान और मोदी जी को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी ने काम किया, बहरहाल इमरान खान अपने 3.5-4 साल में उसमें से 1% भी नहीं कर पाए। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनका मैं आपस में कंपेयर नहीं आप कर रहा, कहीं से भी मैं कह रहा हूँ कंपेयर कि नहीं। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ दोनों लोग जिस फिलॉसफी को लेके कन्विक्शन है उनकी, वो बिल्कुल। कन्विक्शन उनको नहीं बनने देती। मोदी जी की फिलॉसफी कुछ और है, इमरान साहब की फिलॉसफी कोई और है। आपके यहाँ पे जो भी आएगा वो जो पाकिस्तान की फिलॉसफी है उसी को अडेयर करेगा। मोदी बनना अगर चाहिए और जयशंकर चाहिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की ओर जाइए, सेक्युलराइजेशन की ओर जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड बनाइए, अपनी हिस्ट्री से लोगों को जोड़िए, परसों मोदी मिल जाएगा आपको। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन सेक्युलर कैसे हो सकते हैं? फिर वो टू नेशन थ्योरी वाला चूरन जो हमने चलाया था वो तो फेल हो जाएगा ना। वो तो लोग कहेंगे, वो तो एकदम ही हो जाएगा कि ये तो है ही नहीं। अगर बहुत से लोगों को अभी भी ये बात समझ आ रही है, आई एम श्योर कि पाकिस्तान में बहुत से लोग इस बात को समझ रहे हैं, और लेकिन कुछ कर नहीं पाते, वो एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल हम देखते हैं सर कि ये कांग्रेस पार्टी जो है अपने साथ मजीद पार्टीज को लेकर जो उन्होंने जोड़ बनाया है, तो वो कैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ बहरहाल इलेक्शन जो है आपके यहाँ के बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले 2024 में। और हमारे यहाँ भी इलेक्शन है, तो देखते हैं क्या होता है। खैर हमारे इलेक्शन तो सर पहले से हमें पता होता है कौन आ रहा है, लेकिन आपके यहाँ जो है वो काफी इंटरेस्टिंग रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू।